रात के 2 बजे तक शिनाख्त के लिए अनथक प्रयत्न करते पुलिस के फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट अब्राहम की शिनाख्त करने में सफल हो गए। सुबह तक उन्हें यह भी मालूम हो गया कि चश्मे वाला खूबसूरत युवक बंबई में लेडी शांता गोकुल दास का खून करके भागा हुआ हत्यारा विमल कुमार खन्ना था और उससे पहले वही आदमी इलाहाबाद सेंट्रल जेल से फरार हो चुका था। तब वह एक सिख युवक था और उसका वास्तविक नाम सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल था। वीरप्पा के बारे में पुलिस को कोई अतिरिक्त जानकारी हासिल नहीं हो सकी। धीरे धीरे पुलिस की समझ में यह भी आ गया कि स्टेडियम का कैश लूटने के असंभव कृत्य को कैसे संभव बनाया गया था। साथ ही उन्हें वह पांचवा आदमी बहुत महत्वपूर्ण लगने लगा जो एम्बुलेंस की ड्राइविंग सीट पर बैठा रहा था और जो एम्बुलेंस में नोटों से भरा स्ट्रेचर रखा जाते ही अपने साथियों की परवाह किए बिना एम्बुलेंस वहां से भगा ले गया था। किसी ने उस पांचवें आदमी की सूरत नहीं देखी थी। पुलिस सुपरिंटेंडेंट राजगोपाल के मतानुसार वह पांचवा आदमी ही रिंग लीडर था जो ऐन मौके पर अपने साथियों को दगा देकर और माल लेकर वहां से चंपत हो गया था। नगर से बाहर जाने वाली सारी सड़कों पर और रेलवे स्टेशन पर पुलिस का कड़ा पहरा बढ़ा दिया गया था। पुलिस सुपरिंटेंडेंट राजगोपाल को शीघ्र ही कोई परिणाम निकलने की पूरी आशा थी। सुबह 3 बजे अब्राहम बेहोशी की हालत में ही परलोक सिधा गया। वीरप्पा ने उसकी नब्ज देखी, दिल की धड़कन देखी और फिर बोला, गया। अब विमल बोला, अब हमें इसकी लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। कैसे? कहाँ? बीच से अच्छी जगह कौन हो सकती है? गैरेज में एक फावड़ा पड़ा था। उन्होंने फावड़ा उठा लिया और चुपचाप बीच पर आ गए। एक नारियल के पेड़ के समीप उन्होंने जमीन खोदनी आरंभ कर दी। जमीन रेतीली थी इसलिए जल्द ही वे वहां एक कब्र खोदने में सफल हो गए। फिर उन्होंने बंगले में वापस आकर अब्राहम की लाश को एक चादर में लपेटा। वीरप्पा ने उसे अपने कंधे पर लादा और बीच पर ले आया। उसने लाश को कब्र में लिटा दिया। विमल ने तेजी से उस पर मिट्टी डालनी आरंभ कर दी। थोड़ी देर में पहले अब्राहम की लाश और फिर कब्र गायब हो गई और ज़मीन पहले की तरह हमवार हो गई। वे वापस बंगले में लौट आए। सुबह 8 बजे के न्यूज़ ब्रॉडकास्ट में स्टेडियम में पड़े डाके का बड़ा विस्तृत विवरण था जो कि विमल और वीरप्पन ने भी सुना। रेडियो पर विमल, वीरप्पन और अब्राहम के हुलिये पढ़कर सुनाया गया और जनता से प्रार्थना की गई कि अगर किसी को वे तीनों या उनमें से कोई कहीं दिखाई दे तो उसकी सूचना फौरन पुलिस को दे दी जाए। साथ ही डाकुओं को पकड़ने वाले को 10,000 रुपये के इनाम की भी घोषणा की गई। विमल और वीरप्पा को पसीने आ गए। रेडियो पर उनके हुलिये इतने बारीकी से बयान किए गए थे कि उन्हें बच्चा भी आसानी से पहचान सकता था। बंगले से बाहर निकलने का रहा सा इरादा भी उनके दिमाग में से उड़ गया। अखबारों में और रेडियो में डाके का व्यापक जिक्र और जनता से सहयोग की अपील पुलिस के बहुत काम आई। पहले पुलिस के पास हॉस्पिटल रोड के समीप की एक वीरान गली में लावारिस खड़ी एम्बुलेंस की खबर आई। वह एम्बुलेंस गार्ड दामोदरन को दिखाई गई। दामोदरन ने फौरन इस बात की तस्दीक की कि पिछली रात वही एम्बुलेंस स्टेडियम में पहुंची थी। एम्बुलेंस के पृष्ठभाग से गांव तकिए के गिलाफ जैसे जो 3 थैले बरामद हुए उनमें से एक में से 100 का एक नोट भी अटका हुआ था। एम्बुलेंस के स्टीयरिंग व्हील, गियर वगैरह पर से उंगलियों के निशान उठाए गए। फिर गली में पूछताछ आरंभ हुई। कई व्यक्तियों ने इस बात की तस्दीक की कि जहां एम्बुलेंस खड़ी पाई गई थी वहीं 2 दिन से एक स्टेशन वैगन भी खड़ी थी। स्टेशन वैगन का नंबर, रंग किसी ने नीला बताया तो किसी ने फिरोजी। नंबर भी 2-3 बताए गए। सारे बयानों का निचोड़ पुलिस ने यह निकाला कि स्टेशन वैगन संभवतः नीले रंग की थी और उसका सबसे अधिक संभावित नंबर MJL 4477 था। 10 बजे वीरप्पा ने फिर माउंट रोड टेलीग्राफ ऑफिस में राजा राव के लिए फ़ोन किया। तब तक राजा राव को अपने बारे में जानकारी देने में खतरा बहुत बढ़ गया था। रेडियो पर उनकी गिरफ्तारी पर 10,000 रुपये का इनाम अनाउंस हो चुका था।
संभावना इस बात की भी थी कि राजा राव बंगले में उनके लिए रसद लेकर आने के स्थान पर पुलिस को बता आता कि वे लोग सूर्य नारायण रोड के उस बंगले में छुपे हुए थे, लेकिन वह खतरा उठाने के सिवाय उसके पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने राजा राव का विश्वास करना ही था। इस बार राजा राव फ़ोन पर मिल गया। वीरप्पा ने बहुत डरते डरते राजा राव को बताया कि वह कौन बोल रहा था, कहाँ से बोल रहा था और क्या चाहता था। राजा राव ने बड़े ही शांत स्वर में उत्तर दिया कि वह लगभग 12 बजे तक उसकी इच्छित वस्तुएं लेकर बंगले में पहुंच जाएगा। वीरप्पा ने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया और अपने चेहरे पर चुहचुहा आया पसीना पोंछने लगा। वीरप्पा और विमल हाथों में रिवॉल्वर लिए खिड़की के पीछे छुपकर बैठ गया। कलेजा हाथ में लिए वे राजा राव के आने की प्रतीक्षा करने लगे। लगभग 11:15 बजे उन्हें बंगले का फाटक लांघकर भीतर प्रविष्ट होता हुआ राजा राव दिखाई दिया। वह अपने दोनों हाथों में 2 भारी थैली लटकाए हुए था। यह देखकर उनकी जान में जान आ गई कि राजा राव अकेला था, साथ में पुलिस नहीं थी। वीरप्पा ने बंगले का मुख्य द्वार खोला। राजा राव भीतर आ गया। विमल ने द्वार बंद कर दिया। किचन कहाँ है? राजा राव बोला। वीरप्पा के मुंह से बोल नहीं फूटा। मेरे साथ आओ, विमल बोला। वह उसे किचन में ले गया। राजा राव बिना कुछ बोले खाना बनाने में जुट गया। मुश्किल से 25 मिनट उसने चावल और सांभर तैयार कर दिया। विमल और वीरप्पा पागलों की तरह खाना पर झपटे। जितने समय में उन्होंने खाना खाया उतने समय राजा राव ने कॉफ़ी तैयार कर ली। सब कॉफ़ी पीने लगे। राजा राव ने अपनी कॉफ़ी का एक घूंट पिया और धीरे से बोला, माल कहाँ है? राजा राव का सवाल इतना सीधा और अर्थपूर्ण था कि वीरप्पा ने यही उचित समझा कि वह उसे सारी कहानी कह सुनाए। ओह! सारी कहानी सुनने के बाद राजा राव का चेहरा निराश से लटक गया। लेकिन दौलत मेरे हाथों से इतनी आसानी से नहीं निकल सकती, वीरप्पा आवेशपूर्ण स्वर में बोला। वह तो निकल ही चुकी है, राजा राव बोला। जयशंकर तो यहाँ हरगिज वापस लौटकर नहीं आएगा। मत, लेकिन मुझे मालूम है वह कहाँ छुपा बैठा है। हालांकि वीरप्पा सच बोल रहा था, लेकिन विमल ने यही समझा कि वह राजा राव को लालच में फंसाए रखने के लिए ऐसा कर रहा था। जरा पुलिस की सरगर्मी खत्म हो जाए, फिर मैं तुम दोनों को वहाँ ले जाऊँगा जहाँ जयशंकर 70 लाख रुपए पर सांप की तरह कुंडली मारे बैठा हुआ है। उसके बाद दौलत हमारे हाथ में होगी। हमें यहाँ सिर्फ 8-10 दिन इंतज़ार करना होगा। उसके बाद हम यहाँ से निकल लेंगे। अगर तब तक जयशंकर भी अपने गुप्त स्थान से निकल गया, वह नहीं निकलेगा। हम केवल अपनी जान बचाने के लिए यहाँ छुपे हुए हैं, लेकिन उसे जान और माल दोनों की फिक्र होगी। दौलत का लालच उसे अधिक से अधिक देर तक छुपाए रखने पर मजबूर करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि कम से कम 1 महीने तक वह अपने स्थान से हिलेगा भी नहीं। वह गुप्त स्थान कहाँ है? राजा राव ने पूछा। वक्त आने दो, मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊँगा, वीरप्पा आश्वासनपूर्ण स्वर में बोला। राजा राव चुपचाप कॉफ़ी पीने लगा। अब वह पहले जितना निराश नहीं दिखाई दे रहा था। यहाँ से एक शॉर्टकट है जो सीधा हमें महाबलीपुरम मद्रास वाली सड़क से मिला देगा, त्यागराजन बोला। लक्ष्मी ने एक उपेक्षापूर्ण निगाह अपने पति पर डाली, लेकिन मुंह से कुछ न बोली। उनकी पुरानी फोर्ड गाड़ी हिचकोले खाती हुई उस गंदी रेतीले सड़क पर आगे बढ़ती रही तो त्यागराजन की नज़र में एक बहुत अच्छा शॉर्टकट था। त्यागराजन सुबह अपनी पत्नी लक्ष्मी को अपनी पुरानी फोर्ड पर पिकनिक के लिए कांचीपुरम लेकर गया था। कांचीपुरम पहुंचते पहुंचते गाड़ी 2 बार बिगड़ चुकी थी, जिसकी वजह से सुबह से ही लक्ष्मी का मूड खराब था। उसके बाद त्यागराजन ने कांचीपुरम के भव्य मंदिरों की पृष्ठभूमि में अपनी फिल्म अभिनेत्रियों जैसी सुंदर पत्नी की कुछ तस्वीरें खींची थी, लेकिन फिल्म निकालते समय गलती से उसके कैमरा खुल गया था और यूं एक्सपोज हो जाने से सारी फिल्म का सत्यानाश हो गया था। उसके बाद त्यागराजन लक्ष्मी का मूड ठीक नहीं कर सका था। सारा दिन लक्ष्मी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ा रहा था। त्यागराजन एक ऑटोमोबाइल कंपनी में सेल्समैन था। उसे लगभग 800 रुपये वेतन मिलता था, लेकिन जैसी बीवी उसे मिली थी उसकी निगाह में 8000 रुपये वेतन पाने वाला आदमी भी गरीब था। लक्ष्मी को सौर सपाटे का और कीमती परिधान और जेवर पहनने का बेहद शौक था। हमेशा वह अपने पति से कोई न कोई
फरमाइश करती रहती थी। उसने कभी इस बात की परवाह नहीं की थी कि उसकी फरमाइश पूरी करने के लिए त्यागराजन पैसा कहाँ से लाता था। त्यागराजन अपनी हेमा मालिनी जैसी खूबसूरत बीवी पर इतना लट्टू था कि वह झक मारकर उसकी हर इच्छा पूरी करता था। कार झटके खाती हुई आगे बढ़ती रही। लक्ष्मी अपनी गोद में रखे ट्रांजिस्टर रेडियो को ट्यून करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन धक्कों की वजह से कामयाब नहीं हो पा रही थी। हे भगवान, वह हताशपूर्ण स्वर में बोली, क्या गाड़ी है, मेरे तो अंजर पंजर ढीले कर दिए तुमने। इससे अच्छा तो हम बस पर आ जाते हैं। त्यागराजन बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा दबा पाया। सारा दिन लक्ष्मी किसी न किसी बात पर उसे ताना देती रही थी और अब उस शॉर्टकट के चक्कर में पड़कर वह खुद बहुत पछता रहा था। अंधेरा हो रहा था और रास्ता उसकी अपेक्षा से ज़्यादा खराब निकला था। ऐसे में अगर गाड़ी बिगड़ जाती तो गाड़ी बिगड़ने का विचार उसके दिमाग में आने की देर थी कि उसका अगली ओर का दायां पहिया बैठ गया। गाड़ी बुरी तरह से डगमगाई। लक्ष्मी झटका खाकर अपने पति की गोद में आ गिरी। त्यागराजन ने स्टीयरिंग को संभालते हुए ब्रेक का पैडल दबाया। गाड़ी एक पेड़ों के झुंड के पास रुक गई। अब क्या हुआ? लक्ष्मी संभलती हुई क्रोधित स्वर में बोली। त्यागराजन बिना उत्तर दिए कार से बाहर निकल आया। शीघ्र ही उसे मालूम हो गया कि कार का एक अगला पहिया बैठ गया था। उसको पसीना आ गया। स्टेपनी में पहले से ही पंचर था। क्या हुआ? लक्ष्मी फिर बोली। एक पहिया बैठ गया है, त्यागराजन मरे स्वर में बोला। वेरी गुड। लक्ष्मी कार से उतर आई। अब हम घर कैसे पहुंचेंगे माय डियर डार्लिंग हस्बैंड? त्यागराजन ने जवाब नहीं दिया। यही चिंता उसे खाया जा रही थी। क्या सोच रहे हो स्वामी? शायद कोई कार इधर आ निकले, त्यागराजन बोला। जैसे और लोग भी तुम्हारे जैसे मूर्ख हैं। फिर तो बस का ही सहारा है। और बस कहाँ मिलेगी? मेन रोड पर। मेन रोड कहाँ है? लगभग 1 मील दूर। मैं तो इतना पैदल नहीं चल सकती। मजबूरी है डार्लिंग, त्यागराजन खुशामद भरे स्वर में बोला। पैदल तो चलना ही पड़ेगा, वरना हम घर कैसे पहुंचेंगे? मेन रोड से बस मिल जाएगी? लक्ष्मी संदिग्ध स्वर में बोली। मिल जाएगी, और संभव है हमें वहां से कोई कार वाला ही लिफ्ट दे दे। मेन रोड से शहर कितनी दूर है? 20 मील। ओह माय गॉड! त्यागराजन कार को लॉक करने लगा। आओ। कार के सब दरवाजे मजबूती से बंद करने के बाद वह बोला। उसने लक्ष्मी की ओर अपना हाथ बढ़ाया। लक्ष्मी ने उसका हाथ थामने का उपक्रम नहीं किया। वह तेज कदमों से त्यागराजन के आगे आगे चल पड़ी। एक पालतू कुत्ते की तरह त्यागराजन उसके पीछे हो लिया। अंधेरा हो गया था। त्यागराजन के मन में एक अनजाना भय घर किए जा रहा था। वह मन ही मन खुदा को याद कर रहा था और प्रार्थना कर रहा था कि वे सुरक्षित घर पहुंच जाए। लक्ष्मी ने अपने सैंडल उतार कर हाथ में ले लिए थी और तेजी से आगे बढ़ रही थी। एकाएक वह ठिठक गई। क्या हुआ? त्यागराजन सशंक स्वर में बोला। लक्ष्मी ने दाई ओर की एक झाड़ी की ओर संकेत कर दिया। त्यागराजन ने देखा, झाड़ियों से परे एक स्टेशन वैगन खड़ी थी। यह स्टेशन वैगन यहाँ क्या कर रही है? त्यागराजन बोला। आसपास कोई होगा, लक्ष्मी बोली। आवाज लगाओ। त्यागराजन कुछ क्षण हिचकिचाया और फिर गला फाड़कर चिल्लाया, कोई है? अरे कोई है? त्यागराजन की आवाज दूर गुफा में लेटे जयशंकर के कानों में पड़ी। वह घबरा गया। यहाँ कौन आ पहुंचा? वह अपने बिस्तर पर से सरका और गुफा के मुंह पर आ गया। उसने कांपते हाथों से अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाल ली, लेकिन वह जानता था कि उसमें इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वह रिवॉल्वर का घोड़ा दबा पाता। उसके दिल में दर्द हो रहा था और उसका शरीर पत्ते की तरह कांप रहा था। कोई है? त्यागराजन फिर चिल्लाया। कोई उत्तर नहीं मिला। आसपास कोई नहीं है, वह बोला। जरा देखो, स्टेशन वैगन स्टार्ट होती है, लक्ष्मी बोली। क्या? त्यागराजन सकपकाकर बोला। स्टेशन वैगन को देखो, स्टार्ट होती है या नहीं, लक्ष्मी तीव्र स्वर में बोली। लेकिन किस लिए? क्या अकल है तुम्हारी? ताकि हम इस पर घर पहुंच सके। लेकिन यह कैसे हो सकता है? तुम मुझे कार चुराने की राय दे रही हो? अरे बाबा, कार चुरा कौन रहा है? तुम उसे केवल 1 घंटे के लिए इस्तेमाल करने वाले हो और फिर इसे वापस यहीं ले आना। लेकिन पहले देखो तो सही, यह स्टार्ट होती भी है या नहीं।
त्यागराजन हिचकिचाता हुआ स्टेशन वैगन के समीप पहुंचा। उसने अपनी जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला। वह ऑटोमोबाइल कंपनी का सेल्समैन था और कंपनी की ओर से उसे एक ऐसी मास्टर की मिली हुई थी जो कार के हर प्रकार के ताले में लग सकती थी। उसने वह चाबी स्टेशन वैगन के स्टीयरिंग व्हील की ओर के द्वार में लगाई। द्वार फौरन खुल गया। झिझकता हुआ वह ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। उसने वही चाबी इग्निशन में लगाई। इंजन फौरन स्टार्ट हो गया। वेरी गुड, लक्ष्मी बोली। त्यागराजन कार से बाहर निकल आया। बाहर क्यों निकल आया? लक्ष्मी बोली। लक्ष्मी, कार का मालिक आसपास ही कहीं होगा, थोड़ी देर इंतजार कर लो उसका। लक्ष्मी कार के हुड पर चढ़कर बैठ गए। त्यागराजन कार की साइड के साथ पीठ लगाकर खड़ा हो गया। आधा घंटा गुजर गया, कोई नहीं आया। लक्ष्मी बोर होती हुई बोली, इतनी देर में तो तुम मुझे घर छोड़कर और पहिए में पंचर लगवाकर यहाँ वापस भी आ जाते। गुफा के दहाने पर लेटा जयशंकर उनकी बातें सुन रहा था और अंगारों पर लौट रहा था। स्टेशन वैगन में 70 लाख रुपए के नोटों से भरी पेटी रखी थी। वे लोग स्टेशन वैगन के वहाँ से ले जाने की फिराक में थे और वह कुछ कर नहीं सकता था। त्यागराजन उसे गुफा के दहाने से दिखाई दे रहा था। उसने चाहा कि वह उसे शूट कर दे, लेकिन वह अपना हाथ ऊंचा उठाने में भी सफल न हो सका। अरे भाई, कोई है? त्यागराजन एक बार फिर गला फाड़कर चिल्लाया। कोई उत्तर न मिला। त्यागराजन फिर स्टेशन वैगन की ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। उसने हाथ बढ़ाकर दूसरी ओर का दरवाज़ा खोल दिया। लक्ष्मी उसकी बगल में आ बैठी। त्यागराजन ने इंजन स्टार्ट कर दिया। उसने कार को आगे बढ़ाया। त्यागराजन स्टेशन वैगन को अपनी फोर्ड के समीप ले आया। वह स्टेशन वैगन से बाहर निकला। उसने अपनी जेब से एक बॉल पॉइंट पेन और एक बड़ा सा कागज निकाला। कागज पर उसने लिखा, मेरी कार पंचर हो गई है, मैं आपकी कार ले जा रहा हूँ। मैं 1-1.5 घंटे में वापस लौट आऊँगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपकी जानकारी के लिए मेरा पता है एन त्यागराजन, 32 कॉलेज रोड, मद्रास। त्यागराजन ने वह कागज़ अपनी कार के विंड स्क्रीन वाइपर में फंसा दिया। अब कम से कम उस पर कोई चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता था। उसने अपनी कार में से वह टोकरी जिसमें पिकनिक का सामान था और स्टेपनी निकाली। दोनों चीज़ें लेकर वह स्टेशन वैगन के समीप पहुंचा। अपनी मास्टर की लगाकर उसने स्टेशन वैगन का पिछला दरवाज़ा खोला। पीछे एक बहुत बड़ी लकड़ी की पेटी रखी थी। उसने पेटी को हिलाकर देखा। वह बहुत भारी थी। उत्सुकतावश त्यागराजन ने पेटी खोलकर भीतर झांकना चाहा, लेकिन तभी लक्ष्मी ने उसे आवाज़ दे दी। जल्दी करो ना, लक्ष्मी झुंझलाया स्वर में कह रही थी। त्यागराजन ने जल्दी से उस भारी पेटी को एक और सरकाया और फिर उसकी बगल में टोकरी और स्टेपनी रख दी। उसने दरवाज़ा बंद किया और उसमें ताला लगा दिया। वह वापस ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। उसने स्टेशन वैगन को आगे बढ़ा दिया। शीघ्र ही वे नगर की ओर जाने वाली पक्की सड़क पर पहुंच गए। अब कार को झटके लगने बंद हो गए थे। लक्ष्मी ने फिर ट्रांजिस्टर ऑन कर लिया। 3-4 स्टेशनों पर सुई घुमाने के बाद उसने लोकल स्टेशन लगाया। ट्रांजिस्टर में से अनाउंसर की आवाज़ आने लगी। पुलिस सुपरिंटेंडेंट राजा गोपाल की कथा अनुसार स्टेडियम से लूटा गया 70 लाख रुपए डाकुओं का एक आदमी एक नीले रंग की स्टेशन वैगन में लेकर भागा है। उस स्टेशन वैगन का नंबर MJL 4477। नगर की जनता से निवेदन है कि अगर वे इस नंबर की नीले रंग की स्टेशन वैगन कहीं देखे तो फौरन पुलिस को सूचित करे। त्यागराजन ने इतनी जोर से स्टेशन वैगन को ब्रेक लगाई कि ट्रांजिस्टर लक्ष्मी की गोद से उछलकर नीचे जा गिरा। पागल हो गया हो क्या? लक्ष्मी झल्लाकर बोली। त्यागराजन ने उसकी बात जैसी सुनी ही नहीं। उसने स्टेशन वैगन सड़क के किनारे रोक दी। लक्ष्मी ने ट्रांजिस्टर उठा लिया। संयोगवश वह टूटा नहीं था। उसने उसका स्विच बंद किया, फिर गुस्से से भरी हुई त्यागराजन की ओर घूमी, लेकिन त्यागराजन के चेहरे के भाव देखकर एकदम चुप हो गई। त्यागराजन के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। क्या हुआ? लक्ष्मी आशंकित स्वर में बोली। तुमने अभी सुना रेडियो पर क्या कहा गया था? त्यागराजन धीरे से बोला। हाँ, सुना था। अनाउंसर स्टेडियम में पड़े डाके के बारे में बता रहा था। उसने नीले रंग के स्टेशन वैगन के बारे में बताया था। हाँ, फिर हम उसी स्टेशन वैगन में बैठे हैं। क्या? और पीछे जो लकड़ी की बड़ी सी भारी पेटी पड़ी है, उसमें जरूर लूट का माल है।
लक्ष्मी का मुंह खुला का खुला रह गया। कई क्षण उसके मुंह से बोल ना फूटा। वह हक्की बक्की से अपने पति का मुंह देखती रही। फिर कई क्षण बाद जब लक्ष्मी बोली तो वह बेहद शांत थी। तुमने पेटी खोलकर देखी थी? नहीं, त्यागराजन धीमे स्वर में बोला। सीधे घर चलो, लक्ष्मी निर्णयात्मक स्वर में बोली। लेकिन यह वह स्टेशन वैगन नहीं है जिसका जिक्र अनाउंसर ने किया था। अनाउंसर ने स्टेशन वैगन का नंबर MJL 4477 बताया था, लेकिन इसका नंबर MJR 7744 है। लेकिन यह नीले रंग की है और इसमें जो पेटी मौजूद है उसमें स्टेडियम से लूटे 70 लाख रुपए होने की संभावना है। मूर्खों जैसी बात मत करो। क्या कंपनी ने नीले रंग की केवल एक ही स्टेशन वैगन बनाई थी? और इस पेटी में कुछ भी हो सकता है। इसमें ज़रूर नोट है। यह बहुत भारी है। तुम सीधे घर चलो, हमें पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए। पहले घर चलो। अगर पेटी में नोट हुए तो फिर हम पुलिस को रिपोर्ट करने के बारे में सोचेंगे। पिछली रात के न्यूज़ ब्रॉडकास्टर में आया था कि डकैती के बारे में किसी प्रकार की सूचना पुलिस को देने वाले को 10,000 रुपये इनाम मिलने वाला था। हम तरीके से पुलिस को सूचना देंगे तो हम कम से कम 10,000 रुपये का इनाम हासिल करने के हकदार हो जाएंगे। लेकिन अब क्या लेकिन वेकिन, छोड़ो, गाड़ी आगे बढ़ाओ। लक्ष्मी, मैं कहता हूँ हम किसी बखेड़े में फंस सकते हैं। कुछ नहीं होता, तुम घर चलो। बड़ी अनिच्छा से त्यागराजन ने स्टेशन वैगन को फिर से सड़क पर डाल दिया। लक्ष्मी की आंखें लालच से चमक रही थी। वह जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहती थी। अगर उस स्टेशन वैगन में 70 लाख रुपए की विपुल धनराशि मौजूद थी तो उसका इरादा उसे पुलिस को सौंपने का कतई नहीं था। दिमाग पर चिंता का बोझ लिए त्यागराजन गाड़ी चलाता रहा। गाड़ी मद्रास नगर के निकट पहुंचने लगी। आगे ट्रैफिक स्लो हो गया था। स्टेशन वैगन से आगे कई गाड़ियां थीं। त्यागराजन ने खिड़की में से सिर निकालकर बाहर झांका और फिर उसका मुंह सूख गया। आगे पुलिस ने सड़क ब्लॉक की हुई थी। त्यागराजन घबराए स्वर में बोला, पुलिस गाड़ियां चेक कर रही है। लक्ष्मी ने भी अपनी साइड से सिर निकालकर बाहर झांका। घबराओ नहीं, वह बोली। पुलिस केवल मद्रास से बाहर जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग कर रही है, मद्रास प्रविष्ट होने वाली गाड़ियों की नहीं। लक्ष्मी, हमें यहीं पुलिस वालों को इस स्टेशन वैगन के बारे में बताना चाहिए। त्यागराजन विनती स्वर में बोला। अगर पुलिस वाले तुम्हें टोके तो बता देना। लेकिन डार्लिंग, लक्ष्मी अपने स्वर में शहद घोलती हुई बोली, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो या नहीं? त्यागराजन ने उल्लुओं की तरह पलकें झपकाते हुए अपनी बीवी की ओर देखा और फिर बोला, बहुत। तो फिर जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। और लक्ष्मी ने अपना दायां हाथ त्यागराजन की जांघ पर रख कर दबा दिया। त्यागराजन के शरीर में बिजली दौड़ गई। उसी क्षण पीछे से किसी ने हॉर्न दिया। त्यागराजन ने स्टेशन वैगन को आगे बढ़ा दी। चेक पोस्ट पर केवल मद्रास से बाहर जाने वाली गाड़ियों को रोका जा रहा था। त्यागराजन को किसी पुलिस वाले ने नहीं टोका। चेक पोस्ट पर कम से कम 1 दर्जन पुलिस कर्मचारी मौजूद थे, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं टोका, किसी ने नहीं रोका। दोपहर के करीब एक आदमी झिझकता हुआ पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने अपना नाम कृष्णा कुटी बताया और कहा कि वह स्टेडियम में पड़े डाके के बारे में एक महत्वपूर्ण बात जानता था। उसने फौरन पुलिस सुपरिंटेंडेंट राजा गोपाल के सामने पेश किया गया। कृष्णा कुटी ने बताया कि वह एक टैक्सी ड्राइवर था। पिछली रात 12 बजे के करीब थम्बी स्ट्रीट के करीब से 2 आदमी उसकी टैक्सी पर सवार हुए थे और सूर्य नारायण रोड पर उतरे थे। उनमें से एक दुबला पतला खूबसूरत चश्माधारी उत्तर भारतीय युवक था और दूसरा गट्ठे शरीर वाला ठिगने से कद का काला भुजंग मद्रासी था। आज के सुबह के तीनाथांथी में कृष्णा कुटी ने स्टेडियम लूटने वाले डाकुओं का हुलिया पढ़ा था और वह इस नतीजे पर पहुंचा था कि कल उसकी टैक्सी में सवार होने वाले दोनों आदमी जरूर स्टेडियम लूटने वाले में से थे। सुपरिंटेंडेंट राजा गोपाल के कान खड़े हो गए। उसने कृष्ण कुटी की पीठ थपथपाई और उसकी कर्तव्यपरायणता और सिविकी सेंस की भूरी भूरी प्रशंसा की। उससे पूछा गया कि क्या उसने देखा था कि वे दोनों सूर्य नारायण रोड पर कहाँ गए थे। नहीं, उत्तर मिला। वह तो उन्हें सड़क पर खड़ा छोड़कर वहाँ से वापस लौट आया था। कृष्णा कुटी को वहाँ से विदा कर दिया गया। तत्काल हेड कांस्टेबल
राघवचारी को बुलाया गया। राघवचारी एक लंबा चौड़ा थुलथुली शरीर वाला मद्रासी था। उसके रिटायर होने में केवल 1 साल रह गया था और वह एक बेहद डरपोक और कमज़ोर आदमी था। जब उसे यह आदेश मिला कि वह अपने साथ 2 सशस्त्र सिपाहियों को ले जाए और सूर्यनारायण रोड पर स्थित एक बंगले को चेक करे, क्योंकि वहां पर बैंक के डाकुओं के छुपे होने की संभावना थी, तो उसने पहले अपने आदेश देने वाले को और फिर अपनी तकदीर को हजार गालियां दी। आदेश क्योंकि सीधा सुपरिंटेंडेंट से मिला था, इसलिए बहाना बनाकर जान छुड़ा पाने की भी कोई संभावना नहीं थी। मरता क्या न करता के अंदाज से उसने काम आरंभ किया। उसने जो 2 सिपाही चुने उनमें से एक नायर नाम का मलयाली था तो दूसरा पोनापा नाम का मद्रासी था। दोनों नौजवान थे, पुलिस में ताजे भर्ती हुए थे और बड़े हिम्मती थे। कायर और कामचोर हेड कांस्टेबल राघवचारी ने उन्हें इसलिए चुना था कि अगर कोई मुसीबत आ जाती तो वह उन्हें उसमें झोंक कर स्वयं बच सकता था। ऑटोमेटिक राइफल से लैस होकर वे तीनों एक जीप में सवार हो गए। राघवचारी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वे सूर्यनारायण रोड की ओर रवाना हो गए। सूर्यनारायण रोड पर कम से कम 50 बंगले थे। उनको तरतीब और जिम्मेदारी से चेक करना बड़ा मेहनत और सब्र का काम था। सूर्यनारायण रोड के दहाने पर बंगलों की पहली कतार के सामने राघवचारी ने जीप रोक दी। तुम दोनों बारी बारी हर बंगले में जाओ, राघवचारी अधिकारपूर्ण स्वर में बोला। वह वहाँ के रहने वालों को चेक करो। अगर वे पुराने रहने वाले हैं तो ठीक है, और अगर वे नए हैं तो मुझे बताना, फिर मैं संभाल लूँगा। यानी कि बंगलों में आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? नायर बोला। कोई ज़रूरत नहीं, राघवचारी लापरवाही का प्रदर्शन करता हुआ बोला। मैं सड़क से तुम लोगों को कवर करके रखूँगा। अगर कोई आदमी कुछ शरारत करेगा तो मैं उसे संभाल लूँगा। और उसने बड़े ड्रामेटिक अंदाज से अपनी राइफल थपथपाई। पोनापा जानता था कि हेड कांस्टेबल साहब की खतरे के समीप फटकने के भी ख्याल से ही ऐसी की तैसी हो जा रही थी। फिर भी वह बोला, साहब आप भी हमारे साथ चलते तो अच्छा था। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, राघवचारी गरज कर बोला। अच्छा साहब, पोनापा बोला। पोनापा और नायर अपनी राइफलें संभाले सावधानी से आगे बढ़े। यूँ दोपहर के 2 बज गए और तब तक वे दोनों केवल 8 ही बंगले चेक कर पाए। उस दौरान राघवचारी केवल इतना करता रहा कि वे दोनों जिस बंगले में प्रविष्ट होते थे वह उसके सामने जीप लगाकर खड़ी कर देता था और स्टीयरिंग थपथपाता हुआ उन लोगों के बंगले से निकलने की प्रतीक्षा करने लगता था। साहब, अगले बंगले की ओर बढ़ने से पहले पोनापा राघवचारी से बोला, अगर आप जीप में बैठे रहने के स्थान पर साथ चले तो काम जल्दी निपटेगा। मुझे तरीके मत सिखाओ, राघवचारी गुर्राया। जैसे मैंने कहा है वैसे काम करते जाओ। पोनापा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, नायर ने उसे पकड़कर अगले बंगले की ओर खींच लिया। चेकिंग फिर शुरू हो गई। अनजाने में ही पोनापा और नायर जयशंकर के बंगले के समीप होते जा रहे थे। उसी क्षण राजा राव बंगले से बाहर निकला। उसने पुलिस की जीप देखी। 2 सशस्त्र पुलिस मैनों को बंगले में पूछताछ करते देखा तो वह उल्टे पांव वापस बंगले में घुस गया। वापस क्यों आ गया? वीरप्पा उसे लौटता देखकर बोला। पुलिस, राजा राव बोला। पुलिस बंगलों की चेकिंग कर रही है, वे लोग यहाँ पहुँचने ही वाले हैं। वीरप्पा ने सशंक नेत्रों से विमल की ओर देखा। विमल एकदम चुप था। वे कितने दूर हैं? वीरप्पा ने पूछा। सिर्फ 4 या 5 बंगले परे हैं वे, राजा राव बोला। राजा राव, तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं, अगर मैं यहाँ से निकल गया तो तुम लोग जरूर फंस जाओगे। पुलिस वाले तुम दोनों का हुलिया जानते हैं, मेरा नहीं। तुम दोनों जाकर ऊपरी बरसाती में छुप जाओ। मैं पुलिस वालों को संभाल लूँगा। मेरे लिए उन्हें टालना आसान होगा। मैं उन्हें कह दूँगा कि यह बंगला मेरा है। वीरप्पा ने फिर विमल की ओर देखा। विमल ने सहमति सूचक ढंग से सिर हिला दिया। दोनों अपने अपने स्थान से उठे और चुपचाप सीढ़ियाँ चढ़कर बरसाती में जा छिपे। राजा राव खिड़की के पास की एक कुर्सी पर बैठ गया। उसने रेडियो ऑन कर दिया। वह पुलिस वालों के आगमन की प्रतीक्षा करने लगा। पोनापा और नायर उस बंगले के समीप आकर रुके। बंगले में किसी प्रकार की हलचल नहीं थी, केवल भीतर से रेडियो बजने की आवाज़ आ रही थी। राघवचारी ने जीप लाकर उसके समीप खड़ी कर दी।
पुनापा ने बंगले की ओर कदम बढ़ाने का उपक्रम नहीं किया। नायर भी ठिठक कर खड़ा रहा। क्या बात है? राघवचारी भुड़क कर बोला। आगे क्यों नहीं बढ़ते? हेड कांस्टेबल साहब, पुनापा दृढ़ स्वर में बोला, मैं थक गया हूँ। अब आप जीप से निकल कर आगे बढ़िए और मैं जीप में टांगे पसार कर बैठता हूँ। क्या बक रहे हो? मैं यह बक रहा हूँ कि अफसरी बहुत हो चुकी। अब या तो जीप से निकल कर जरा अपने हाथ पाँव हिलाओ, वरना मैं सुपरिंटेंडेंट साहब से आपकी शिकायत कर दूंगा। क्या शिकायत करोगे तुम? मैं सुपरिंटेंडेंट साहब से कहूँगा कि आप सारा दिन जीप में बैठे खर्राटे भरते रहे और हम दोनों बंगले की खाक छानते रहे। मैं खर्राटे नहीं भर रहा हूँ, मैं यहाँ से तुम दोनों को कवर कर रहा हूँ। ऐसी की तैसी ऐसी कवरिंग की। असल में तुम जीप से इसलिए नहीं निकलते हो क्योंकि ऐसे बंगले में घुसने के ख्याल से ही तुम्हारा दम निकला जा रहा है कि कहीं डाकू जिस बंगले में तुम घुसो उसी में ना छुपे हो और कहीं तुम्हारा थुलथुला शरीर उनकी गोलियों का शिकार ना हो जाए। तमीज़ से बात करो पुनापा, राघवचारी गरजा। पुनापा ने एक बार नफरत भरी निगाहों से उसकी ओर देखा और फिर निगाहें फेर ली। नायर, राघवचारी बोला, इसको समझाओ कि यह मेरे आदेश का पालन करे, वरना मैं इस पर चार्जशीट लगवा दूंगा। आपको हमारे साथ चलने में क्या ऐतराज़ है? नायर बोला। ऑल राइट। राघवचारी जीप का इंजन स्टार्ट करता हुआ बोला, तुम दोनों जीप में बैठो, मैं अभी तुम दोनों को सुपरिंटेंडेंट साहब के सामने पेश करूंगा। और चेकिंग अधूरी छोड़ दोगे? नायर बोला, अभी तो बहुत बंगले बाकी हैं। राघवचारी हिचकिचाया। उसे सारे बंगले चेक करके लौटने का आदेश मिला था। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, पुनापा विषैले स्वर में बोला। तुम मुझे चाहे सुपरिंटेंडेंट साहब के सामने खड़ा करो, चाहे आईजी साहब के सामने, मैं डरता नहीं हूँ। लेकिन मोटे जब सुपरिंटेंडेंट साहब को यह मालूम होगा कि तुम चेकिंग अधूरी छोड़कर वापस लौट आए हो तो तुम्हारी ऐसी की तैसी हो जाएगी। और मुमकिन वह है कि जिस बंगले के सामने हम खड़े हैं डाकू उसी में छिपे हो। तुम हमें वापस सुपरिंटेंडेंट साहब के पास ले गए और उतने समय में डाकू यहाँ से भाग निकले तो सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। राघवचारी का दम सूख गया। अंगारों पर लौटता हुआ जीप से बाहर निकल आया। ठीक है, वह दांत पिसता हुआ बोला, मैं भुगत लूँगा तुम्हें। भुगत लेना, लेकिन पहले हाथ पाँव हिलाओ। चलो, पहले तुम चलो। ऊपर से बहादुरी दिखाता हुआ लेकिन मन ही मन बेहद डरता हुआ राघवचारी आगे बढ़ा। वह बंगले का फाटक ठेल कर कंपाउंड में प्रविष्ट हो गया। पुनापा और नायर राइफलें संभाले उसके पीछे चले। तुम दोनों आगे चलो। रास्ते में राघवचारी फिर बोला, मैं तुम्हें कवर करके रखूँगा। नहीं साहब, पुनापा व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला, आप आगे बढ़िए, हम आपको कवर करके रखेंगे। तुम्हारे ख्याल से डाकू इस बंगले में हो सकते हैं? खुद ही पता लगा। पसीना पसीना होता हुआ राघवचारी आगे बढ़ा। वे बंगले के समीप पहुंच गए। मैं पिछवाड़े में जाता हूं, पुनापा बोला। राघवचारी ने सहमति सूचक ढंग से सिर हिलाया। पुनापा बंगले की साइड से घूमकर दृष्टि से ओझल हो गया। देखो नायर, पुनापा की गायब होते ही राघवचारी बोला, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, तुम जवान हो, इसलिए मुझसे ज़्यादा फुर्तीले हो। बाय गॉड, मैं तुम्हें कवर करके रखूँगा। सॉरी बॉस, खुद ही आगे बढ़ो, मैं तुम्हें कवर करके रखूँगा। शायद आज जो बहादुरी तुम दिखाओ उसकी वजह से तुम्हें कोई मेडल ही मिल जाए। तुम पछताओगे। कोई बात नहीं, पछता लूँगा। राघवचारी अपने समेते सारे जहाँ की गालियाँ देता हुआ बरामदे में आ गया। उसने कॉलबेल बजाई। राजा राव ने दरवाज़ा खोला। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। राघवचारी और नायर पर नज़र पड़ते हुए उसने अभिनय किया जैसे वह घबरा गया हो। उसके चेहरे से मुस्कुराहट उड़ गई। क्या बात हो गई है? राजा राव घबराहट का प्रदर्शन करता हुआ बोला। यह बंगला आपका है? राघवचारी ने पूछा। हाँ, क्यों? आप यहाँ अकेले रहते हैं? आजकल अकेला हूँ, मेरे बीवी बच्चे बेंगलोर गए हुए हैं। लेकिन बात क्या है? कुछ नहीं, राघवचारी छुटकारे की सांस लेता हुआ बोला। हम इस इलाके में नए रहने वालों को चेक कर रहे हैं। थैंक यू। और वह वापस जाने के लिए मुड़ा। नायर राजा राव को घूर रहा था। उसे वह आदमी देखा हुआ मालूम हो रहा था, लेकिन उसे उस समय याद नहीं आ रहा था कि उसने उसे कहाँ देखा था। साहब, नायर बोला, आप यहाँ अकेले रहते हैं और यह बंगला बहुत बड़ा है। अगर कोई आदमी चुपचाप भीतर घुसकर कहीं छुप जाए तो
आपको खबर भी नहीं होगी। ऐसा कैसे हो सकता है भला? राजा राव मुस्कुराकर बोला। अगर हम एक सरसरी निगाह इमारत के भीतर फिरा ले तो आपको कोई ऐतराज़ है? मुझे भला क्या ऐतराज़ हो सकता है? राजा राव मन ही मन डरता हुआ बोला। उसी क्षण पिछवाड़े से पुनापा भी वहाँ आ गया। अरे छोड़ो, राघवचारी उताले स्वर में बोला। चलो यहाँ से, सब ठीक है यहाँ। और वह घूमकर बाहर की ओर बढ़ चला। उसी क्षण नायर को याद आ गया कि उसने अपने सामने खड़े आदमी को कहाँ देखा था। वह आदमी माउंट रोड के टेलीग्राफ ऑफिस में क्लर्क था। टेलीग्राफ ऑफिस में नायर कई बार तार करवाने जाता था और उसने राजा राव को वहाँ देखा था। भला टेलीग्राफ ऑफिस का एक मामूली क्लर्क इतने शानदार बंगले का स्वामी कैसे हो सकता था? नायर के कानों में खतरे की घंटी बजने लगी। उसे विश्वास हो गया कि वह सही ठिकाने पर पहुंच गया था। तब तक राघवचारी बंगले के फाटक पर पहुंच चुका था। पुनापा, जो बड़ी गौर से नायर को देख रहा था, समझ गया कि कोई गड़बड़ी थी। दोनों की निगाहें मिली। नायर ने गंभीरता से सिर हिलाया और फिर बंगले में प्रविष्ट हो गया। राइफल पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई थी। अरे क्या कर रहे हो वहाँ? किसी ने उसकी पुकार पर ध्यान नहीं दिया। पुनापा अपनी राइफल संभाले नायर के पीछे बढ़ा। तुम वहीं ठहरो, नायर तीव्र स्वर में बोला, और मुझे कवर करके रखो। पुनापा सहमति सूचक ढंग से सिर हिलाया। वह सतर्कता की परिमूर्ति बना द्वार के समीप खड़ा रहा। नायर ड्राइंग रूम में पहुंचा। सबसे पहले उसकी निगाह ड्राइंग रूम की मेज पर पड़ी बड़ी एश ट्रे पर पड़ी। वह सिगरेट के टुकड़ों से ऊपर तक भरी हुई थी। क्या एक आदमी ने इतने सिगरेट पिए थे? राजा राव पुनापा से थोड़ी दूर द्वार पर खड़ा रहा। नायर किचन में पहुंचा। किचन में 3 जूठी प्लेटें, 3 जूठी कटोरियाँ, 3 जूठे गिलास और 3 जूठे चम्मच पड़े थे। नायर के शरीर के रोंगटे खड़े होने लगे। बड़ी सावधानी से वह सारे बंगले में फिर गया। कोई दूसरा आदमी उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। वह वापस ड्राइंग रूम में आ गया। उसने सिर उठाकर बरसाती की ओर देखा। अगर वे लोग बंगले में कहीं नहीं थे तो बरसाती में थे। वह राजा राव के पास पहुंचा। तुम्हारा नाम क्या है, मिस्टर? नायर कर्कश स्वर में बोला। राजा राव सकपका गया। अभी थोड़ी ही देर पहले तक वह पुलिस वाला उसे बड़ी इज्जत से बात कर रहा था और अब एकाएक उसके स्वर में कर्कशता आ गई थी। वह समझ गया था कि उसे किसी प्रकार विमल और वीरप्पा की सूंघ लग गई थी। राजा राव प्रत्यक्षतः शांति से बोला। तुम माउंट रोड के टेलीग्राफ ऑफिस में काम करते हो? राजा राव के चेहरे का रंग उड़ गया। और झूठ बोलने की कोशिश मत करना, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। राजा राव के मुंह से बोल नहीं फूटा। ऊपर बरसाती में कौन कौन है? क्या कह रहे हो? तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यह बंगला तुम्हारा नहीं है। टेलीग्राफ ऑफिस का कोई मामूली क्लर्क इतने बड़े बंगले का मालिक नहीं हो सकता। यह बंगला स्टेडियम लूटने वाले डाकुओं में से किसी का है और इस वक्त वे लोग ऊपर बरसाती में छुपे हुए हैं। पता नहीं तुम किन लोगों की बात कर रहे हो? राजा राव हकला कर बोला। पुनापा, नायर बोला, फौरन चारी को बुला कर लाओ। पुनापा भागकर बरामदे में पहुंचा। उसने आवाज़ देकर गेट पर खड़े राघवचारी को वापस आने के लिए कहा। राघवचारी दोनों को कोसता हुआ वापस आ गया। पुनापा फिर ड्राइंग रूम में आ गया। राघवचारी फिर वहां पहुंचा। वे लोग बरसाती में छुपे हुए हैं। नायर बोला, तुम इस आदमी को हिरासत में ले लो। राघवचारी के मुंह से सिसकारी निकल गई। उसने कांपते हुए हाथों से अपनी राइफल सीधी की और उसे राघव राव की ओर तान दिए। अपने हाथ ऊपर उठाओ और बाहर चलो। राघवचारी अपने स्वर को भरकस संतुलित करता हुआ बोला। राजा राव ने तत्काल हाथ सिर से ऊपर उठाया और लड़खड़ाता कदमों से बाहर की ओर बढ़ा। बरसाती में छुपे विमल और वीरप्पा नीचे हो रही सारी बातें सुन रहे थे। वीरप्पा बड़ी तीव्रता से यह अनुभव कर रहा था कि उसकी वजह से राजा राव फंसा जा रहा था। उसने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाल ली और बरसाती में से सरक कर सीढ़ियों पर आ गया। उसने अपनी रिवॉल्वर सीधी की और राघवचारी को उसका निशाना बनाकर धीरे से ट्रिगर दबा दिया। फायर की आवाज़ से सारा बंगला गूंज गया। राघवचारी के मुंह से एक चीख निकली। उसके हाथ से राइफल निकलकर फर्श पर गिर गई। उसकी यूनिफॉर्म के सामने के हिस्से में एक लाल धब्बा उभरा और तेजी से वृत्ताकार में
फैलने लगा और फिर उसका भारी शरीर कटे वृक्ष की तरफ फर्श पर आ गिरा। पुनापा ने अपनी राइफल छत की ओर तानी और एक के बाद एक फायर करने आरंभ कर दिए। राइफल की कई गोलियां वीरप्पा के शरीर में धंस गई। वह सीढ़ियों की रेलिंग पर उलट गया। बड़ी कठिनाई से उसने अपना रिवॉल्वर वाला हाथ सीधा किया और पुनापा की ओर फायर झोंक दिया। गोली पुनापा के कंधे में लगी, राइफल उसके हाथ से निकल गई और वह मुंह के बल फर्श पर गिर गया। नायर ने अपनी राइफल से फायर किया। गोली वीरप्पा की छाती में लगी। वह रेलिंग पर से उलटकर पक्के फल की तरह नीचे राघवाचारी के ऊपर आ गिरा। नायर ने पोजीशन ले ली और ऊपर बरसाती में फायर करने लगा। विमल रिवॉल्वर हाथ में लिए बरसाती में छुपा हुआ था। अभी तक उसने एक भी फायर नहीं किया था। बाहर निकल आओ हरामजादो, नायर गरजा, वरना भून कर रख दूंगा। नायर समझ रहा था कि उधर 2 आदमी थे। उसे नहीं मालूम था कि अब्राहम मर चुका है। उस दौरान नायर का ध्यान राजा राव की ओर से एकदम हट गया था। जहां राजा राव खड़ा था उसके समीप ही वह मेज थी जिस पर सिगरेट के टुकड़ों से भरी शीशे की भारी एस्ट्रे पड़ी थी। राजा राव ने एस्ट्रे उठा ली और फिर उसे पूरी शक्ति से नायर की ओर फेंक के मारा। भारी एस्ट्रे भड़ाक से आकर नायर के कनपट्टी से टकराई। उसके हाथ से राइफल निकल गई और वह फर्श पर लेट गया। राजा राव ने देखा रास्ता साफ था। वह वीरप्पा और राघवाचारी के निश्चेष्ट शरीर को फांदता हुआ बंगले से बाहर भाग निकला। एकाएक बंगले में मौत का सन्नाटा छा गया। 2 बजे करीब एक और आदमी झिझकता हुआ पुलिस स्टेशन पहुंचा। वह भी एक टैक्सी ड्राइवर निकला जो कि पुलिस को अपनी एक ऐसी सवारी के बारे में बताना चाहता था जिसका रिश्ता पिछली रात की स्टेडियम की डकैती से हो सकता था। उसे फौरन सुपरिंटेंडेंट राजगोपाल के पास ले जाया गया। वह एक झब्बेदार बालों वाला क्रिश्चियन था, टैक्सी ड्राइवर ने बताया, जो स्टेडियम के पास से मेरी टैक्सी में बैठा था। उसको मैं सूर्य नारायण रोड छोड़ने गया था। उसके बाद मैं अपने घर लौट गया था। आज दोपहर को ही मैंने टैक्सी दोबारा वापस निकाली थी। तभी मैंने देखा था कि टैक्सी की पिछली सीट सारी की सारी खून से तर थी। तब मुझे अपनी कल की आखिरी सवारी याद आ गई थी। तब मुझे यह बात भी बड़ी अजीब लगी थी कि वह सवारी जिस साइकिल पर सवार थी उसे उसने यूं ही लवारिस सड़क पर फेंक दिया था। फिर आज की खबर में मैंने डकैतों का हुलिया पढ़ा तो उसमें से एक हुलिया मुझे अपनी कल की सवारी से मिलता जुलता लगा। मैं फ़ौरन यहाँ आ गया साहब। तुमने बहुत अच्छा किया, राजगोपाल बोला। उस सवारी को तुम सूर्य नारायण रोड पर छोड़कर आए थे? जी हाँ। सूर्य नारायण रोड पर कहाँ? एक बंगले के सामने। कौन से बंगले के सामने? नंबर तो मैंने नहीं देखा था साहब। उस बंगले को दोबारा ढूंढ सकते हो? बिल्कुल ढूंढ सकता हूँ साहब। पक्की बात? हाँ साहब। शाबाश। तुम्हारी वो सवारी तुम्हारी आंखों के सामने उस बंगले में दाखिल हुई थी? कंपाउंड में दाखिल हुई थी साहब। फिर मैंने उसे मेन डोर पर जाकर ताले की चाबी लगाने की कोशिश करते भी देखा था। उसके बाद मैं वहाँ से चला आया था। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो चलकर बताओ वो बंगला कहाँ है। विमल हाथ में रिवॉल्वर लिए बरसाती से बाहर निकला और सावधानी से सीढ़ियाँ उतरता नीचे ड्राइंग रूम में आ गया। वह तेजी से बंगले के मुख्य द्वार की ओर बढ़ा। विमल, उसके कानों में वीरप्पा का क्षीण स्वर पड़ा। विमल ने घूमकर देखा। वीरप्पा अध खुले नेत्रों से उसकी ओर देख रहा था। वह आधी दर्जन गोलियों का शिकार हुआ था। वह इतनी ऊंची से नीचे गिरा था लेकिन फिर भी जिंदा था। विमल घुटनों के बल उसके ऊपर झुक गया। क्या कहना चाहते हो वीरप्पा? वह धीरे से बोला। वीरप्पा बड़ी कठिनाई से बोल पा रहा था। मैं मर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात कह कर मरना चाहता हूँ। बोलो वीरप्पा, बोलो, क्या कहना चाहते हो? महाबलीपुरम की ओर जाने वाली सड़क पर 17वें मील के पत्थर के पास बाई और एक कच्ची सड़क मुड़ती है। उस पर आधा मील आगे एक घनी झाड़ियों का झुंड है। उसके पास एक गुफा है जिसमें जयशंकर छुपा हुआ है। तुम्हें कैसे मालूम? विमल ने हैरानी से बोला।
सुनते जाओ। जयशंकर का इरादा किसी को एक पैसा देने का नहीं था। उसने पहले से ही सबको धोखा देने का इरादा किया हुआ था। केवल मुझे उसने 30 लाख रुपए का वादा किया था, लेकिन अब मुझे महसूस हुआ कि हाय, उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। उसने मुझे ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वक्त उसे मेरी मदद की ज़रूरत थी। वह अपने एम्बेसडर कार को वहाँ छुपी छोड़ आया था और उसे वहाँ से वापस 20 मील शहर लाने के लिए किसी की मदद की ज़रूरत थी। मैं उसे स्कूटर पर बिठाकर वापस लाया था। यानी कि सारी दौलत के साथ जयशंकर वहाँ उस गुफा में छुपा हुआ है। हाँ, और वो वहाँ से 1 महीने से पहले नहीं निकलेगा। विमल, मेरी प्रार्थना है कि तुम उस नीच आदमी को सारी दौलत अकेले मत हड़पने देना। वीरप्पा चुप हो गया। उसके मुंह से खून की एक पतली सी लकीर फूट निकली और वह बड़ी कठिनाई से फिर बोला, मुझे माफ़ करना। मैंने यह बात तुमसे और बाकी साथियों से छुपा कर रखी। तुमने अभी अपने स्कूटर का जिक्र किया था, विमल बोला। वह कहाँ है? गैरेज में, वीरप्पा बोला। मैं जा रहा हूँ मेरे भाई, तुम अब जयशंकर को मत छोड़ना। तुम वीरप्पा की आंखें उलट गई। विमल ने जल्दी से वीरप्पा की जेब में हाथ डाला। उसकी जेब में जितने रुपए मौजूद थे वे सब विमल ने अपनी पतलून की पिछली जेब में खोस लिए। फिर वह अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ। उसने एक आखिरी दृष्टिपात वीरप्पा पर डाली और फिर बंगले से बाहर निकल गया। उसने गैरेज में से स्कूटर निकाला और उस पर सवार होकर तेजी से बंगले से बाहर निकल गया। वह जल्दी से जल्दी सूर्य नारायण रोड से ज़्यादा दूर निकल जाना चाहता था।